आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण तथ्य में अभी कुछ भाग उसके बचे हुए हैं जो मैं आज करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए। प्रमुख तुलनात्मक आलोचक है पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रमुख तुलनात्मक आलोचक के नाम है पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, अगला पॉइंट है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वसुदेव शरण अग्रवाल ने की है। अगला है काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। पंक्ति आचार्य शुक्ल की है। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। ठीक है, पंक्ति आचार्य शुक्ल जी की है। अगला है आचार्य शुक्ल ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है। किसने बताया है? आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, पाखंड प्रतिबोध शीर्षक से आचार्य शुक्ल ने पाखंड प्रतिबोध शीर्षक से आचार्य शुक्ल ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखी है। ठीक, अगला है नंदुलारे वाजपेयी ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी की प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है। अगला है आचार्य शुक्ल ने रीत कवियों को भावुक, सहृदय और निपुण कवि, बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा तथा घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जम्बादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहा है। ठीक है, अगला है लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये पंक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल जी की है। आचार्य शुक्ल ने रस दशा को हृदय की मुक्ता अवस्था कहा है। अगला है क्रोंच के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक आलोचक के नाम है इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज। अगला है ऐतिहासिक व सांस्कृतिक आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अगला है प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक हैं शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, नेमचंद्र जैन, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, नंद किशोर नवल, शंभुनाथ विशंभरनाथ उपाध्याय जी हैं। ठीक है, अगला है हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। अगला है आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक काव्य में रहस्यवाद है। छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सर्वप्रथम छायावादी कवि पंत ने पल्लव 1927 व बीड़ा 1929 की भूमिका लिखी है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति है सुमित्रा नंदन पंत 1938 में। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। अगला है नए रचनाकारों की संस्था परिमल इलाहाबाद में स्थापित हुई। नए रचनाकारों की संस्था परिमल इलाहाबाद में स्थापित हुई है। अगला है रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। अगला शैली विज्ञान को रीति विज्ञान विद्यानिवास मिश्र ने कहा है। अगला नामवर सिंह की कृति दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी पर है। अगला आलोचना पत्रिका के संस्थापक शिवदान सिंह चौहान थे। यह पत्रिका आलोचना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला है हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र पंत का पल्लव माना जाता है। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र पंत का पल्लव माना जाता है। अगला है आचार्य शुक्ल ने तुलसी को लोक मंगल का, सूर को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है।
अगला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से उदित प्राध्यापकीय आलोचना के प्रवर्तक श्याम सुंदर दास जी थे। अगला रामविलास शर्मा ने निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि कहा है। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध निबंध लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस छायावाद से अज्ञेय तक विजय देव नारायण शाही का है। अगला कवि कह गया है कृति अशोक वाजपेयी की, साहित्य का उत्तरकांड सुधीश पचौरी की और कविता और समय अरुण कमल की है। कविता का अर्थात के लेखक परमानंद श्रीवास्तव हैं। अगला उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव, औरत उत्तर कथा राजेंद्र यादव और स्वागत है बेटी विभा देवसरे रचनाएं स्त्री विमर्श संबंधी हैं। इनकी जो है स्त्री विमर्श संबंधी रचनाएं हैं। अगला है आलोचना की पहली किताब विष्णु खरे और भारतेंदु मंडल कृति ब्रजरत्न दास की है। अगला कहानी की बात मार्कंडेय की कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत हरिवंश राय बच्चन की और आलोचना भी रचना है। काशीनाथ सिंह की ये कृति है। अगला है हिंदी में संस्मरण साहित्य का सूत्रपात सरस्वती पत्रिका से शुरू होता है। हिंदी में संस्मरण साहित्य का सूत्रपात सरस्वती पत्रिका से शुरू होता है। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी की कृति जंजीरें और दीवारें उनके जेल जीवन पर है। राम वृक्ष बेनीपुरी की कृति जंजीरें और दीवारें उनके जेल जीवन पर है। अगला है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्री राम शर्मा हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम प्रकाशित पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम द्वारा 1904 में स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन है। अगला है पत्रावली सुभाष चंद्र बोस के पत्रों का संग्रह है। अगला औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन आलमगीर के पत्र 1931 ईस्वी का संपादन शांत प्रिय आत्मा राम ने किया। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्रों का संग्रह, पत्र के संपादक मुकुंद द्विवेदी हैं। अगला है अनुभूति के क्षण, विजेंद्र स्नातक के पत्रों का संग्रह है। अगला है नेमचंद्र द्वारा संकलित उनके और मुक्तिबोध के पत्रों के संकलन का शीर्षक पाया पत्र तुम्हारा। अगला है शांति निकेतन से शिवालिक तक के संपादक शिव प्रसाद सिंह हैं। अगला हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्र प्रकाशित हुए। अगला जैनेन्द्र का जयवर्धन उपन्यास और श्रीलाल शुक्ल का मकान उपन्यास डायरी शैली में है। अगला हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। अगला है इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति कवि दर्शन के लेखक हैं बेनी माधव शर्मा। अगला है अप्रोच, 7 लेखकों से अज्ञेय का संवाद और बातों बातों में शीर्षक इंटरव्यू के प्रस्तुतकर्ता मनोहर श्याम जोशी जी हैं। अगला है उपन्यास और कहानी, गल्प और इतिहास। इतिहास में जहाँ उपलब्ध प्रमाणों से सत्य की खोज की जाती है, वहीं साहित्य में संभावना एवं कल्पना के बल पर सत्य को गढ़ा जाता है। इतिहास में जहाँ तथ्यात्मक विवरणों की प्रधानता होती है, वहीं साहित्य में संभावनाओं पर अधिक बल दिया जाता है। गल्प कहानी भी हो सकती है और उपन्यास भी। अगला इतिहास में सब कुछ तथ्यात्मक होता है, अतः वह सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता, जबकि साहित्य में इतिहास के साथ साथ कल्पना और संभावना का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए उसका फलक इतिहास से विस्तृत हो जाता है। कल्पना और यथार्थ। कल्पना एक मानसिक तत्व है जिसकी परिभाषा मैकडूगल ने इन शब्दों में की है: अप्रत्यक्ष वस्तुओं से संबंधित चिंतन मनन ही कल्पना है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना को भावना मानते हुए कहा है: जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। अगला है कल्पना के 2 प्रकार बताए गए हैं: विधायनी कल्पना और ग्राहक कल्पना। कवि या कलाकार में विधायक कल्पना होती है, जिसके बल पर वह नए नए रूपों का विधान करता है। ग्राहक कल्पना पाठक में होती है। अब साहित्य में कल्पना के 5 कार्य हैं।
साहित्य में कल्पना के 5 कार्य हैं। ठीक है। विषय वस्तु का चेतन स्तर पर प्रस्तुतिकरण करना। अगला, कल्पना का दूसरा कार्य द्रव्य या विषय वस्तु का विस्तार करना है जिससे वह अनुभूति गम्य बनती है। अगला, नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के द्वारा नई नई बातों, घटनाओं, पात्रों आदि की सृष्टि करना एवं बिखरे सूत्रों को जोड़कर कथा वस्तु का निर्माण करना। ठीक। अगला है, कल्पना का 5वां कार्य है देश, काल एवं व्यक्ति के संबंधों से मुक्ति अर्थात साधारणीकरण की स्थिति में व्यक्ति को पहुंचाना। अगला पॉइंट है, यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ है जो वस्तु जैसी हो उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना। यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ है जो वस्तु जैसी हो उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना। किंतु कला और साहित्य के क्षेत्र में लोग यथार्थवाद के स्थान पर आदर्शवाद अथवा आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के पक्षधर रहे हैं। अगला है, यथार्थवादी साहित्यकार केवल समस्या प्रस्तुत करता है जबकि आदर्शवादी उसका समाधान भी देता है। अगला है, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का दृष्टिकोण आदर्शवाद का पोषक रहा किंतु आगे चलकर प्रगतिवाद में और प्रयोगवाद में यथार्थवाद पर बल दिया गया। अगला है, प्रेमचंद्र की प्रारंभिक कहानियाँ। प्रेमचंद्र की प्रारंभिक कहानियाँ नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूं, आत्मा राम, पंच परमेश्वर, मंत्र आदि निश्चित रूप से आदर्शवादी धरातल पर टिकी है। आदर्शवादी धरातल पर टिकी है। अगला है, किंतु कालांतर में उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, कफन जैसी यथार्थवादी कहानियां भी लिखी जिनमें जीवन की सच्चाई अपने यथार्थ एवं नग्न रूप में दिखाई देती है। जिनमें जीवन की सच्चाई अपने यथार्थ एवं नग्न रूप में दिखाई देती है। अगला है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन आदि में उनका आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी स्वरूप ही सामने आया है। ठीक है। अगला है, हिंदी उपन्यास के बारे में। ठीक। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध विद्वानों में मतभेद रहा है। इस संबंध में जिन 2 उपन्यासों का नाम लिया जाता है वो हैं श्रद्धाराम फुल्लेरी कृत भाग्यवती सन 1877 ईस्वी तथा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी। ठीक। अगला है, यदि कालक्रम की दृष्टि से विचार करें तो भाग्यवती हिंदी का पहला उपन्यास है। यदि कालक्रम की दृष्टि से विचार करें तो भाग्यवती हिंदी का पहला उपन्यास है किंतु इसमें औपन्यासिक तत्व पूर्णतः विद्यमान नहीं है जबकि परीक्षा गुरु में औपन्यासिक तत्व है। अतः परीक्षा गुरु को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगला है, परीक्षा गुरु वस्तु एवं शिल्प। परीक्षा गुरु वस्तु एवं शिल्प। परीक्षा गुरु की भूमिका में लेखक ने अपनी इस रचना को नई चाल की पुस्तक घोषित किया है। इसमें सिलसिलेवार कहानी कहने की किस्सा गोई वाली पद्धति को नहीं अपनाया गया। अगला है, परीक्षा गुरु की कथा वस्तु दिल्ली की एक सेठ पुत्र मदन मोहन की कहानी है जो पाश्चात्य सभ्यता एवं भौतिकवादी चकाचौंध से प्रभावित होकर कुसंगति में पड़ गया और अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दी। अगला है, मदन मोहन के चारित्रिक पतन का यथार्थ वर्णन, वेश्याओं के हाव भाव का वर्णन, उपदेशात्मक प्रवृत्ति की अधिकता होने के कारण कथा सूत्र में बाधा पड़ी है। इसका मूल उद्देश्य युवकों को कुसंगति के प्रभाव से बचाना तथा पाश्चात्य जीवन पद्धति एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण को असंगत ठहराते हुए उसके प्रभाव से मुक्त रहने की शिक्षा देना है। अगला है, चंद्रकांता वस्तु और शिल्प। तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों का मूल आधार नरसीकृत तिलिस्म होशरुबा है। देवकीनंदन खत्री ने इसी को आधार बनाकर अपनी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति चंद्रकांता 1890 ईस्वी की रचना की है। ठीक है। अगला है, चंद्रकांता का कथानक मूलतः चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह व क्रूर सिंह के प्रेम त्रिकोण का आधारित है। प्रेम त्रिकोण पर आधारित है। ठीक है। अगला है, संपूर्ण उपन्यास में नैतिक मूल्यों एवं मर्यादाओं का पालन किया गया।
खत्री जी ने अपने समकालीन जीवन मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए तदनुरूप चरित्र गढ़े हैं। अगला है घटना बहुलता तथा अन्य घटनाओं को कार्य कारण संबंध से परस्पर जोड़ा गया है। अगला, इस उपन्यास में किस्सा गोई की शैली अपनाई गई है। इस उपन्यास का मूल उद्देश्य मनोरंजन ही है। अगला है गोदान की पात्र योजना। गोदान 1936 ईस्वी कृषक जीवन का महाकाव्य है, जिसमें उपन्यासकार ने होरी की व्यथा कथा के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्र अंकित किया है। अगला, प्रेमचंद्र ने अपने पात्रों की योजना करते समय मानव मूल्यों को सदैव ध्यान में रखा है। अगला, होरी का चरित्र एक कृषक का चरित्र है। राय साहब जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेहता बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि हैं। मालती को शिक्षित महिला वर्ग का प्रतिनिधि पात्र कह सकते हैं। तो गोबर प्रगतिशील चेतना से युक्त नवयुवक वर्ग का प्रतिनिधि बनकर सामने आया है। ठीक है। अगला है गोदान के प्रमुख पात्र के नाम। होरी भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। होरी भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला, वह भाग्यवादी है, वह व्यवहार कुशल है। होरी निहायत ईमानदार, परोपकारी एवं सीधा साधा कृषक है। होरी कर्ज एवं ऋणग्रस्तता के बोझ से दबा हुआ है और शोषण का शिकार है। होरी परिवार की मर्यादा का रक्षक है। उसने मानवता का त्याग कभी नहीं किया और अनैतिक आचरण से सदैव दूर रहा। अगला है उसका सबसे बड़ा गुण है स्वयं संकटग्रस्त होने पर भी निराश्रितों को आश्रय देना। ये अब है प्रोफेसर मेहता के बारे में। ठीक है। वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं तथा राय साहब अमरपाल सिंह के मित्रों के प्रतिनिधि पात्र हैं। अगला, गोदान में प्रेमचंद्र जिन विचारों को व्यक्त करना चाहते थे उन्हें मेहता के माध्यम से व्यक्त किया है। कथनी और करनी में एक रूपता के समर्थक हैं। मेहता जी विनोदी स्वभाव के जिंदा दिल इंसान हैं। मेहता जी निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता हैं। गोदान में प्रोफेसर मेहता आदर्शवादी चरित्र हैं। राय साहब अमरपाल के बारे में सुनिए। वे अवध प्रांत के एक जमींदार हैं। वे जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग चरित्र के रूप में हमारे किए गए हैं। राय साहब सेमरी ग्राम में रहते हैं। काउंसिल के मेंबर हैं। सभा चतुर व्यक्ति हैं। अच्छे वक्ता हैं। ठीक है। प्रेमचंद्र जी ने राय साहब को रंगा सियार कहा है। ठीक है। अगला है राय साहब की पुत्री मीनाक्षी का विवाह विच्छेद हो जाता है और उनका पुत्र रुद्रपाल राय साहब की इच्छा के विरुद्ध मालती की बहन सरोज से विवाह कर लेता है। इन दोनों घटनाओं से खिन्न होकर राय साहब आध्यात्मिकता की ओर झुकते हैं। अगला है गोबर। ठीक है। गोबर होरी की भांति सीधा साधा और दब्बू नहीं है। गोबर में यूकोचित रसिकता विद्यमान थी। अगला है वह परिश्रमशील कर्तव्यनिष्ठ युवक है। अगला पॉइंट है गोबर के चरित्र में प्रेमचंद्र ने यहाँ यथार्थवादी रुझान का परिचय दिया है। अगला है गोबर धनी बनने का आकांक्षी है। गोबर एक निर्भीक चरित्र वाला युवक है। अगला पॉइंट है धनिया के बारे में है। धनिया गोदान उपन्यास की नायिका है। धनिया का चरित्र भारतीय ग्रामीण नारी का प्रतिनिधित्व करता है। धनिया के बाह्य व्यक्तित्व में इस्पात जैसी कठोरता है, किंतु उसका अंतर्मन करुणा ममत्व से भरा हुआ है। धनिया साहसी नारी है। ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।